हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, BCTQ प्रोग्राम आपके कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए है, आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम जो सॉइल का सेकंड पार्ट है, सॉइल मैकेनिक्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो आपके पहले वाले पार्ट में रह गए थे, उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको आज कवर करने वाले हैं। देखिए, तो इस सिक्वेंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, जो ड्राई डेंसिटी है सॉइल की उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपके कॉम्पैक्शन से। ठीक है, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन एफर्ट लगाते हैं, तो जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल है, एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट काफी बड़ा है। पहले उस कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या बताती है, मतलब ये प्रॉपर्टी सॉइल के किस तरह के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। जब भी किसी सॉइल पर हम लोड लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। अब वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होता है, पहले उसको हम समझेंगे। देखिए, ये एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास है। इट मीन्स इट इज ए 3 फेज सिस्टम। इसमें सॉलिड्स हैं, ठीक है, वाटर है एंड एयर है। तो जब हम लोड लगाते हैं, जब हम लोड अप्लाई करते हैं, तो इनिशियली जो पोर एयर है वो इमीडिएटली क्या हो जाती है, यहां से बाहर निकल जाती है। पहले ये कंप्रेस भी होती है और उसके बाद इमीडिएटली बाहर हो जाती है। तो कंप्रेशन, यहां हम कह सकते हैं कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन की वजह से, कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर की वजह से भी वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। पहला रीजन हमको मिला कि जो पोर एयर है वो कंप्रेस होगी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, एंड उसके बाद में ये यहां से बाहर निकल जाएगी। तो कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, ये जैसे ही बाहर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमको फर्स्ट रीजन मिल गया, और इसकी वजह से यहां वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्पैक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बाय विच this volume of soil mass is decreased due to the application of load by compression and expulsion of pore air। जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं, इमीडिएटली यहां पर जो पोर एयर है वो कंप्रेस होगी और बाहर निकल जाएगी। इसकी वजह से सॉइल मास का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन या इनिशियल कंप्रेशन। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्लियर। इसके बाद में जैसे ही एयर यहां से बाहर चली गई, अब जो लोड है किस पे आएगा, वाटर पे आएगा। तो यहां पर जैसे ही लोड वाटर पे पहुंचता है, सडनली जो पोर वाटर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे फिर ये धीरे धीरे डेसिपेट होने लग जाता है। तो इस केस में भी हम ये मान के चलेंगे कि जो वाटर है इनकम्प्रेसिबल है, तो कंप्रेस तो नहीं होगा। यहां हम कहेंगे कि टाइम के साथ में जो वाटर है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो हम बोलेंगे एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर की वजह से भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास डिक्रीज होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन। धीरे धीरे जैसे ही वाटर यहां से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो जो अब लोड आएगा वो किस पे आएगा, सॉलिड्स पे। और बेसिकली सॉलिड्स जो हैं इनकम्प्रेसिबल है, और दूसरी बात ये इस सिस्टम को छोड़ नहीं सकते। तो यहां पर अब ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि वाटर कंप्लीटली बाहर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। धीरे धीरे जैसे ही यहां पर लोड सॉलिड्स पे आएगा, तो सॉलिड्स अपने जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। तो यहां रीअरेंजमेंट, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट की वजह से, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट
ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स अपने अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास जो होगा वो चेंज होगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सॉइल मास का जो वॉल्यूम है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, कई सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है। ड्यू टू द कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, इसको हमने बोल दिया कॉम्पैक्शन। ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, जिसको हमने बोल दिया प्राइमरी कंसोलिडेशन। एंड ड्यू टू द प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो यहां पर आपको भी पता है कि जो यूनिट वेट है या डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? यहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो जो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ते हैं हम। देखिए, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड बाय कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन से वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ऑफ सॉइल मास इंक्रीज होगी। क्लियर? इसी तरीके से स्वेलिंग एंड बल्किंग, स्वेलिंग एंड बल्किंग में वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास जो है वो बढ़ता है, तो इस वजह से डेंसिटी ऑफ सॉइल मास क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा। क्लियरली? एडिशन ऑफ एक्सेस वाटर, देखिए यहाँ पूछा है ड्राई डेंसिटी। अब कॉम्पैक्शन में थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि कॉम्पैक्शन पर जो वाटर है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो, जब भी हम किसी पर्टिकुलर सॉइल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्ले की बात करते हैं, क्ले की बात करते हैं, तो यहां पर हम कॉम्पैक्शन कर्व ड्रॉ करते हैं। आई होप कि आपको ये पहले से पता होगा। तो हम यहाँ मॉइस्चर कंटेंट W इन परसेंटेज एंड यहां हम एक कर्व प्लॉट करते हैं ड्राई डेंसिटी के बीच में, मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी का एक कर्व प्लॉट करते हैं। और क्ले के लिए ये कर्व कुछ इस तरह का आता है। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट तक अगर हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन, तो जो ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, और उस वाटर कंटेंट को जहां पर ये मैक्सिमम है, ड्राई डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है, इस वाटर कंटेंट को हम बोल देंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप और वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, OMC के आगे और वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, तो ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। तो यहां पर एक्सेस वाटर ऐड करने से भी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। एडिशन ऑफ एक्सेस वाटर, इससे ड्राई डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी। अप टू ए सर्टेन लिमिट ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती है, और उस सर्टेन लिमिट को हम बोलेंगे OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के आगे अगर हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो यहां जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉम्पैक्शन। क्लियर? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कॉम्पैक्शन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, OMC के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ OMC। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्राई साइड ऑफ OMC। और राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेट साइड ऑफ OMC। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ड्राई साइड ऑफ OMC वाटर कंटेंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी या नहीं, तो इस केस में क्या होगा? ड्राई साइड ऑफ OMC मतलब इस वाले पोर्शन में अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ड्राई डेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेती है। लेकिन वेट साइड ऑफ OMC में वाटर कंटेंट को अगर आप बढ़ाओगे तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी जो है, ड्राई डेंसिटी, वो डिक्रीज हो रही है। इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कंप्लीटली कि कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट्स पोर्स। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल मास के पोर से वाटर पास होने की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? परमेबिलिटी, कि कितने आसानी से वाटर यहां से पास हो रहा है, इसको हम बोलेंगे परमेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन है इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू बियर स्ट्रेसेस विदाउट फेलियर। इसको हम बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी, कि एक सॉइल मास विदाउट फेलियर कितने स्ट्रेस को रजिस्ट कर जाएगा, कितने लोड को रजिस्ट कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे उसकी बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है
डील्स विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पोर्स इन ए सॉइल अंडर द लोड। देखो, डील्स विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फोर्स इन ए सॉइल अंडर द लोड। अभी इसको थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में अभी देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पार्शियली सैचुरेटेड, मैं मान के चलता हूं कि ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है ये कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में तो सब कुछ आ जाएगा, आपका कॉम्पैक्शन आ जाएगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन आ जाएगा और सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी आ जाएगा। तो हम यहां पर चलते हैं, 3 फेज सिस्टम, सॉलिड भी है, वाटर भी है एंड एयर भी है। तो जैसे ही हम लोड लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये वॉइड है, ओवरऑल दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कंप्लीटली मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पोर होगा। तो डील्स विद चेंज इन वॉल्यूम, जैसे ही हम लोड लगाएंगे ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ पोर्स जो है, ये क्या होगा, चेंज होगा इन ए सॉइल अंडर द लोड। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या, इस प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल मास है तो धीरे धीरे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो सॉइल मास है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, वाटर है और इसमें सॉलिड है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ऑक्यूपाई किया हुआ है किसने, वाटर ने। तो यहाँ पे भी जैसे आप लोड लगाओगे तो धीरे धीरे वाटर यहाँ से डेसिपिएट होगा और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको देखने को मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है इट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें तो श्योर शॉर्ट गलती नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी का ही खेल है सब कुछ। जितना आप ढंग से पेपर पढ़ेंगे, जितना आप एक्यूरेटली पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना ही आप ज़्यादा स्कोर करेंगे और उतने ही आगे रहेंगे। आते हुए क्वेश्चन को अगर गलत करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, आपका सिलेक्शन के, आपके सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक्यूरेसी के बारे में। सो कंसोलिडेशन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल डील्स विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पोर्स इन ए सॉइल अंडर द लोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of maintaining or improving the performance of a soil as construction material usually by the use of admixture is known as। देखिए यहाँ कुछ definitions लिखी हुई हैं, जैसे soil exploration, soil stabilization, soil compaction and consolidation। तो इन 2 पॉइंट्स को तो हम अभी डिस्कस किए हैं कि soil compaction का मतलब होता है इनिशियल कंप्रेशन, जैसे ही लोड लगाएंगे कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर की वजह से जो चेंज देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे सॉइल कॉम्पैक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर एंड प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी केस में हम कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन को भी बोल सकते हैं। अब 2 पॉइंट आए यहाँ, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एडमिक्सचर को यूज करके, किसी केमिकल कंपाउंड को यूज करके हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर दें, इंप्रूव कर दें। तो इस प्रॉपर्टी को हम, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप कई बार लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं, सीमेंट स्टेबलाइजेशन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जैसे डेजर्ट में जाके अगर आपको सॉइल का स्टेबलाइजेशन करना है तो वहाँ किस तरह का स्टेबलाइजेशन आप यूज करेंगे, तो वहाँ हम विटामिन स्टेबलाइजेशन यूज करेंगे, क्योंकि डेजर्ट रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होने की वजह से हम लाइम स्टेबलाइजेशन और सीमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा और वहाँ स्कैरसिटी ऑफ वाटर होती है। डेजर्ट वाले इलाके में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, पानी की कमी होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पर विटामिन स्टेबलाइजेशन करते हैं। तो जब भी हम स्टेबलाइजेशन करेंगे, यहाँ स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होगा, सॉइल की प्रॉपर्टी को इनहेंस करना, इंप्रूव करना। तो जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, सॉइल स्टेबलाइजेशन। जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है बी। यहाँ है सॉइल एक्सप्लोरेशन। देखिए, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं सॉइल का, और उस कलेक्शन ऑफ डेटा को ही हम बोलते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन। मतलब जब भी आप सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, भाई इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, इसकी शियर स्ट्रेंथ क्या है, इसमें कितना कंसोलिडेशन होगा, कितना कॉम्पैक्शन यानी सेटलमेंट होगा, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उनका जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज नॉन एज सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, चारों क्लियर होने चाहिए, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए लाइन शोइंग द ड्राई डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाटर।
वाटर कंटेंट फॉर सॉइल कंटेनिंग नो एयर वॉइड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल कंटेनिंग नो एयर वॉइड्स, सॉइल में किसी भी तरह का एयर वॉइड नहीं है, इसका मतलब सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। यहाँ पर वाटर है और यहाँ सॉलिड है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 100% है इस केस में। देयर इज नो एयर वॉइड, यहाँ एयर वॉइड नहीं है, तो ऐसी लाइन जो इस तरह की सॉइल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो एयर वॉइड लाइन। सैचुरेशन लाइन नहीं बोलेंगे, यहां हम इसको क्या बोलेंगे? जीरो एयर वॉइड लाइन। देखिए कॉम्पैक्शन में भी इस जीरो एयर वॉइड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। किस तरह का आ जाता है वो देखते हैं एक बार। फॉर क्ले, जब आप क्ले का कॉम्पैक्शन करते हैं तो क्ले में इंट्रैप्ड एयर को कंप्लीटली बाहर निकालना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो जब भी हम कॉम्पैक्शन करते हैं ओएमसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाता है? ड्राई, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाती है। लेकिन इस टाइम पर जो हमारे पास में सैचुरेशन लाइन होती है, ये जो हमको गामा डी मैक्स मिलता है, ये 85 to 95 डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे मिलता है। यहां पर जब हमको गामा डी मैक्स मिलता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो अचीव होती है वो 85 to 95 डिग्री ऑफ सैचुरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मिलती है। इसका मतलब 15 to 5% एयर वॉइड फिर भी रह गए। यहाँ पर जो एयर है उसको हम कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल पाए, मतलब इंट्रैप्ड एयर यहाँ पर रह चुकी है। यहां पर हम जीरो एयर वॉइड लाइन अचीव नहीं कर पाते हैं, जीरो एयर वॉइड लाइन को यहां पर हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये 100% सैचुरेशन लाइन है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे जीरो एयर वॉइड लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? जीरो एयर वॉइड लाइन। और हम इसको क्ले में अचीव नहीं कर पाते हैं, इंट्रैप्ड एयर है, बहुत ही डिफिकल्टी होती है कंप्लीटली एयर को बाहर करना, और हम यहाँ पर जीरो एयर वॉइड लाइन अचीव नहीं कर पाते। उससे पहले ही हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाती है एट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन 85 to 95% पर, ठीक है। लेकिन सैंड में ये पॉसिबल है। सैंड के केस में जब आप कर्व बनाएंगे, कॉम्पैक्शन कर्व, तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो काफी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इन क्वेश्चन से आपके सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ वाटर कंटेंट और यहां पर है आपका ड्राई डेंसिटी। इनिशियली क्या होता है सैंड में, इनिशियली क्या होता है कि जब हम वाटर ऐड करते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन, तो वाटर जो है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर एक फिल्म बना लेता है और इंडिविजुअल पार्टिकल की साइज को बढ़ा देता है। और जैसे ही साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल बढ़ जाएगा, जिससे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास भी बढ़ जाता है। और जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास बढ़ेगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। तो इनिशियली जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट ऐड करते हो तो सैंड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, यहां तक जो वाटर कंटेंट आपने ऐड किया है। और ये हम जनरली देखते हैं कि वाटर कंटेंट 4 to 6%, जनरली हम बोल देते हैं 5% वाटर कंटेंट पर हमको ऐसा देखने को मिलता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम अचीव कर लेता है सॉइल मास, यानी कि सैंड का जो वॉल्यूम है वो हाईएस्ट हो जाता है, क्योंकि लेयर जो है पार्टिकल के ऊपर जो वाटर फिल्म है वो अपनी लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंच जाती है। और यहां पर जो ड्राई डेंसिटी होती है गामा डी, रो डी, ये मिनिमम होती है। वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है इंक्रीज हो गया है। और कितना इंक्रीज हो जाता है? अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 20 to 40% जो है वॉल्यूम ऑफ सैंड इंक्रीज हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। जब आप दोबारा से सुनेंगे, जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं सैंड का तो वाटर ऐड करते हैं, तो इनिशियली क्या होता है, जो वाटर है वो सैंड पार्टिकल के ऊपर एक फिल्म बना लेता है, जिससे कि सॉलिड इंडिविजुअल पार्टिकल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते पूरी जो सॉइल है, सैंड जो है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। और ये हाईएस्ट कब होता है? वाटर कंटेंट एट 5%। और कितना इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में? 20 to 40% वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास या वॉल्यूम ऑफ सैंड इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप और वाटर ऐड करते हो तो ये फिल्म टूट जाती है, और टूटने के साथ में वॉल्यूम फिर क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। और कम होने के बाद में फिर इस तरह से आपको यहां पर
OMC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, गामा डी मैक्स या रो डी मैक्स। ठीक है, तो ये है सैंड का बिहेवियर। क्ले के बिहेवियर और सैंड के बिहेवियर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले सैंड में पहले वर्किंग ऑफ सैंड होगा 4 to 5% पर, और उसके बाद में वो फिल्म टूटने के बाद में वॉल्यूम ऑफ सैंड डिक्रीज हो जाएगा और उसके बाद में फिर उसका गामा डी जो है वो बढ़ने लग जाएगा। तो ये है सैंड का बिहेवियर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 एयर वाइड लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राई सैंड स्पेसिमेन इज पुट थ्रू ए ट्राईएक्सियल टेस्ट, द सेल प्रेशर इज 50 kPa and deviator stress at failure is 100 kPa kilopascal, the angle of internal friction for the sand specimen। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, shear strength of soil से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक रामबाण फॉर्मूला है। shear strength of soil जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है, प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ये जो फॉर्मूला है ये रामबाण फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सैंड है, यहां लिखा हुआ है ड्राई सैंड, तो सैंड के केस में ये किस तरह की सॉइल है, ये फाई सॉइल है, इसके लिए कोहेजन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर हम इस टर्म को यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला रह गया सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। क्लियर, तो हमारे पास में जो अब रिमेनिंग फॉर्मूला है वो ये है, इसको यूज करना है। देखिए ये रामबाण फॉर्मूला है, इसको आपके दिमाग में सजा के रखना है। जब भी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का जो क्वेश्चन आए, अगर किसी फॉर्मूले से आपको नहीं हो रहा है तो एक बार इसको लगा के जरूर देखें, इससे वो डील हो सकता है। तो अब आपसे कहा है कि जब हम इस स्पेसिमेन पे टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे तो हमने सेल प्रेशर लगाया था। सेल प्रेशर, जो सेल प्रेशर है चारों तरफ से एक जैसा होगा और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा 3 जो कि है 50 kPa। कितना है, 50 kPa। सेल प्रेशर अपना कितना है, 50 kPa। इसके बाद में आपने इसको इंक्रीज किया। अब सेल प्रेशर जो है ये सिग्मा 3, ये तो एज इट इज लगता रहेगा, ये तो एज इट इज लगा हुआ है सिग्मा 3। अब हम इस सिग्मा 3 को सिग्मा डी से इंक्रीज और कर देंगे। सिग्मा डी का मतलब है जो वर्टिकल स्ट्रेस है उसको इंक्रीज कर देंगे और जो कि इक्वल होगा किसके, सिग्मा 1 के। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, और सिग्मा डी होता है डेविएटर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर। हम अब हॉरिजॉन्टल जो लैटरल प्रेशर है उसको तो कांस्टेंट किया हुआ है, वो किसके बराबर है, सिग्मा 3 के बराबर है। और जो वर्टिकल स्ट्रेस है उसको बढ़ाए जा रहे हैं और एक टाइम पे ऐसा होगा सॉइल फेल हो जाएगी। उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा होगा, स्ट्रेस लग रहा होगा, उसको हम बोलेंगे सिग्मा 1। तो डेविएटर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है आपको 100 kPa, 100 kPa। तो यहां पर जो सिग्मा 1 हो जाएगा 50 प्लस 100 दैट इज 150 kPa। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। तो यहां वैल्यूज पुट कर दें, 150 इज इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 दैट इज 50 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 45 5/2 इज इक्वल टू 3। डिवाइड कर देंगे 150 को 50 से तो 3 आ जाएगा। सो 45 प्लस 5/2, इसका मैंने रूट लिया पहले और फिर इसका tan इनवर्स कर दिया। तो tan इनवर्स रूट लेंगे तो √3 हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू होती है आपको पता है 60। तो 45 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन 5/2 इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15। सो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 15 दैट इज 30 डिग्री। तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप सो कि आपके समझ में आया होगा। और इसमें एक फॉर्मूला है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर, ये जो फॉर्मूला है इसको बहुत अच्छे से पिक करके रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ ए सॉइल इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी से है।
अब पहले हम कुछ कंडीशंस को एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है, जब भी कोई सॉइल मास किसी रिटेनिंग स्ट्रक्चर से सपोर्ट किया जाता है, तो ये बैकफिल है, ये क्या है, बैकफिल, और ये एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, लेट रिटेनिंग वॉल, ये क्या है, रिटेनिंग वॉल है। क्लियर, ये बैकफिल है और ये रिटेनिंग वॉल है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, ना तो वो बैकफिल की तरफ मूव कर रहा है और ना ही वो अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे लेटरल अर्थ प्रेशर कंडीशन है ये, और रेस्ट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रेस्ट, एट रेस्ट। ठीक है, ये जो कंडीशन है जिसमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर का मूवमेंट नहीं होता है, वो स्टैटिक होता है, वो ना तो बैकफिल की तरफ मूव करता है ना ही अवे फ्रॉम बैकफिल मूव करता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट रेस्ट कंडीशन। इसके लिए जब हम लेटरल अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाते हैं तो एक ट्रायंगुलर बनेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी प्रेशर की वो होगी आपकी, फॉर एग्जांपल के इस बैकफिल की जो डेप्थ है वो जेड है और बैकफिल का यूनिट वेट है गामा, तो गामा इंटू जेड ये वर्टिकल प्रेशर है, वर्टिकल स्ट्रेस, और इसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं के नॉट, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एच, लेटरल अर्थ प्रेशर एट द बेस ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। और एट रेस्ट कंडीशन में ये कोफिशिएंट हमने यूज किया है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, के नॉट इसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस साइन फाई, जहां पर फाई मतलब होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल मास। ये तो है आपकी रेस्ट कंडीशन। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर अपनी बैकफिल की तरफ या बैकफिल से दूर मूव करेगा, तो यहां दो कंडीशन मैंने लिखी है, एक्टिव कंडीशन एंड पैसिव कंडीशन। एक्टिव कंडीशन एंड पैसिव कंडीशन। तो एक्टिव कंडीशन में क्या होता है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो बैकफिल से अवे फ्रॉम बैकफिल मूव करता है, अवे फ्रॉम बैकफिल मूव करता है, और यहां पर उसी तरीके से लेट जेड और गामा इस बैकफिल की प्रॉपर्टी है, जेड डेप्थ है, गामा इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेट। तो जो लेटरल अर्थ प्रेशर जो लगेगा यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में लगेगा, और इसका रिटेनिंग वॉल के जो बॉटम पे जो सिग्मा एच की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी के ए इंटू गामा इंटू जेड। ठीक है, जहां पर के ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। क्लियर, इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्टिव कंडीशन। इसका जस्ट जो अपोजिट कंडीशन है जिसमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो है, ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है और ये टुवार्ड्स द बैकफिल मूव करता है, इस डायरेक्शन में टुवार्ड्स द बैकफिल मूव करता है, इसको हम बोलते हैं पैसिव कंडीशन। यहां जो प्रेशर डायग्राम बनेगा वो भी एज इट इज बनेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी यहां होगी के पी इंटू गामा इंटू जेड, यहां पर के पी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। क्लियर, इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं। तो ये कुछ इसका छोटा सा कंसेप्ट है। अगर हम इन तीनों कंडीशंस को कंपेयर करें तो यहां पर जो फोर्सेस निकल के आएंगे, लैटरल फोर्सेस निकल के आएंगे या प्रेशर निकल के आएगा, तो वो देखेंगे। अगर हम ये रेस्ट कंडीशन है तो यहां पर जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, लेट सिग्मा एच रेस्ट कंडीशन में वो है के नॉट इंटू गामा एच। तो खेल जो है वो इस कोफिशिएंट का है, गामा एच तो सब में कांस्टेंट है, तो के नॉट जो है और के पी के नॉट और के ए को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर आप अभी देखेंगे कि के पी की वैल्यू अभी आपको बताई थी 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो यहां पर के पी इज ग्रेटर देन के नॉट इज ग्रेटर देन के ए, सबसे स्मॉल या सबसे छोटी वैल्यू किसकी होती है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट की। तो ये कुछ इस तरह का आपका ये वैल्यू हो जाएगा के नॉट का, ये के पी और ये के ए सबसे कम। तो ये कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं।
दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। तो एक्टिव कंडीशन पूछा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल व्हेन इट इज एट रेस्ट, बिल्कुल नहीं। व्हेन द रिटेनिंग वॉल हैज नो मूवमेंट रिलेटिव टू द बैकफिल, तो इसको तो रेस्ट कंडीशन ही बोलेंगे। व्हेन द रिटेनिंग वॉल टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल, बिल्कुल अवे फ्रॉम बैकफिल अगर मूव होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टिव कंडीशन। एंड व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स इनटू द सॉइल, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैसिव कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन नॉन कोहेसिव सॉइल, ये नॉन कोहेसिव है, करेक्ट कर लीजिएगा, नॉन कोहेसिव सॉइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इनसे डायरेक्टली आपसे डायग्राम पूछ लिए जाएंगे। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग है और कॉन्टैक्ट प्रेशर का आपका डायग्राम पूछा है। फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर कांस्टेंट होता है। वहीं रिजिड फुटिंग के लिए जो सेटलमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। आपको बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबल फुटिंग जो है, फ्लेक्सिबल फुटिंग उसके लिए जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है ये कांस्टेंट रहेगा और रिजिड फुटिंग के लिए जो सेटलमेंट है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली डायग्राम मैंने बना रखा है। फ्लेक्सिबल फुटिंग उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म, और क्ले के लिए अगर आप देखोगे तो क्ले के लिए देखिए ये जो सेटलमेंट है, ये जो येलो कलर का डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है कॉन्टैक्ट प्रेशर का डायग्राम, कॉन्टैक्ट प्रेशर का डायग्राम। और जो यहां पर अंदर पिंक कलर का जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये है सेटलमेंट का डायग्राम। तो अगर फ्लेक्सिबल फुटिंग है, क्ले पर है, कोहेसिव सॉइल पे है, तो उस केस में सेटलमेंट जो होगा वो मैक्सिमम कहां पे होगा, मैक्सिमम सेंटर पे होगा। और इसके लिए जो कांटेक्ट प्रेशर है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। वहीं अगर हम फ्लेक्सिबल फुटिंग को कहां यूज करें, सैंड के केस में, नॉन कोहेसिव सॉइल, तो नॉन कोहेसिव सॉइल के केस में सैंड है ये। आपको पता है कि जो सेटलमेंट है यानी कि सॉरी जो फ्लेक्सिबल फुटिंग है उसके लिए कांटेक्ट प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर सेटलमेंट जो देखोगे आप, फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन सैंड, तो मैक्सिमम सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा कहां पर, एजेस पर, किनारों पर। सेंटर में मिनिमम होगा जबकि क्ले में सेंटर पे मैक्सिमम होता है सेटलमेंट। तो यहां पर इसको कंपनसेट करने के लिए अगर आप इसका कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि बेसिकली कैसा है, कांस्टेंट ही रहेगा। फ्लेक्सिबल फुटिंग है, ये फ्लेक्सिबल फुटिंग है, तो फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में कॉन्टैक्ट प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, सेटलमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, सेटलमेंट जो है वो चेंज होता रहेगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है, कॉन्टैक्ट प्रेशर पूछा है तो चाहे किसी तरह की सॉइल हो, फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, यहां लिखा हुआ है मोर इन द सेंटर देन द एज, नहीं, लेस इन द सेंटर देन द एज, ये सेटलमेंट के बारे में बोल सकता है, ये सेटलमेंट के स्टेटमेंट हो सकते हैं करेक्ट, लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे सॉइल किसी भी तरह की हो, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फुटिंग। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट अगर आप बना दोगे तो वो रिजिड के लिए हो जाएगा। देखो रिजिड फुटिंग, रिजिड फुटिंग के केस में सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट कांस्टेंट होगा, सेटलमेंट कांस्टेंट है। और जो डायग्राम आपने बना रखे हैं, अब देखो यहां पर ये फ्लेक्सिबल फुटिंग, ये फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए हैं दोनों डायग्राम। अब रिजिड फुटिंग के लिए अगर हम क्ले में बनाएं, क्ले में बनाएं, ठीक है, तो सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये सेटलमेंट है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फुटिंग। ठीक है, रिजिड फुटिंग ऑन क्ले, क्ले में है। और यहां पर जो प्रेशर डायग्राम है वो इसके सेटलमेंट डायग्राम की तरह बनेगा। तो बेसिकली जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। फिर सॉरी, रिजिड फुटिंग है तो इसलिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम। यहां पर जो
प्रेशर डायग्राम रहेगा इसके सेटलमेंट की तरह रहेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस फुटिंग में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है। तो रिजिड फुटिंग के केस में सेटलमेंट कांस्टेंट रहता है, जबकि फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में कांटेक्ट प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फुटिंग। नाउ द डिजाइन ऑफ फुटिंग ऑन सैंड, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 36 डिग्री, द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स फॉर जनरल, लोकल, पंचिंग शियर, नन ऑफ दीज। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम करने का है कि अगर हम किसी फुटिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, द डिज़ाइन ऑफ फुटिंग ऑन सैंड, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे हम जनरल शियर फेलियर और लोकल शियर फेलियर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसमें एक पैरामीटर है यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो जनरल शियर फेलियर क्या होता है, लोकल शियर फेलियर क्या होता है। देखिए जनरल शियर फेलियर जब होता है तो उस केस में आपको लार्ज हीविंग देखने को मिलती है। जैसे जो फाउंडेशन है फेल होगी तो ग्राउंड सरफेस पर आपको मिट्टी का ढेर नजर आएगा, मतलब हीविंग नजर आएगी, लार्ज हीविंग नजर आएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फाउंडेशन है वो टिल्ट कर जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। जबकि लोकल शियर फेलियर में बहुत कम हीविंग देखने को मिलेगी और लार्ज सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो उसके कुछ क्राइटेरिया है कि इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। जनरल शियर फेलियर के लिए इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 36 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। एसपीटी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो वैल्यू आती है नंबर ऑफ ब्लोज की, पेनिट्रेशन नंबर ऑफ ब्लोज की 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी 70% से ज़्यादा एंड स्ट्रेन 5% से कम। तो ये अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो उस सॉइल में जनरली जनरल शियर फेलियर देखने को मिलता है। वहीं लोकल शियर फेलियर के लिए क्राइटेरिया जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 28 डिग्री से कम होना चाहिए, एसपीटी वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी जो है डेंसिटी इंडेक्स वो 20% से कम और स्ट्रेन 20% से ज़्यादा होगा, तो उस केस में लोकल शियर फेलियर होगा। ये क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है 36 डिग्री और 36 डिग्री के केस में 36 डिग्री या उससे ज़्यादा के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल शियर फेलियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जनरल शियर फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली। तो पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है। देखो एक टाइम फैक्टर है जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को रिलेट करता है। तो पहले तो टाइम फैक्टर देखते हैं। टाइम फैक्टर टीवी इज इक्वल टू CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। वहीं टाइम फैक्टर होता है अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन 60% है तो उस केस में एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ, TV इज इक्वल टू π/4 एंड U स्क्वायर। और U क्या होता है यहाँ पर, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। दोनों केस में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों ही टाइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/4 U स्क्वायर CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर हम U के कॉरेस्पॉन्डिंग में देखें तो यहाँ हो जाएगा 4/π का अंडर रूट, मैं ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट CV अंडर रूट टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो दिस इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। और किस किस पे ये कांस्टेंट हो गया, CV एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड D क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो एक बार हम समझते हैं, टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, ठीक है। अभी अंडर रूट टी है, उसमें से और मोस्ट करेक्ट यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे, टू ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली टू टाइम। ये क्वेश्चन तो, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, जो कि गलत है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ड्रेनेज पाथ। नाउ तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, स्क्वायर नहीं है, क्या है, केवल और केवल ड्रेनेज पाथ है। लास्ट है टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, नहीं। तो ये ऑप्शन दोनों ही गलत हो गए। तो बचा क्या यहाँ पर, हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ।
तीन ऑप्शन, देखिए कई बार क्या होता है इस तरह के कंफ्यूजन, अब अगर बोलता है एक ऑप्शन में बोल देता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, तो उस केस में वो ज़्यादा मोस्ट करेक्ट हो जाता। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ तीनों में जैसे ड्रेनेज पाथ के प्रोपोर्शनल है, ये गलत हो गया। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ नहीं है क्योंकि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम फैक्टर CVT अपॉन डी स्क्वायर ये क्या है, टाइम फैक्टर है। तो इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो ड्रेनेज पाथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां हम लिखेंगे ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ सॉइल। अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ सॉइल, देखिए सेटलमेंट का एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं पहले। एक्चुअली जब हम सेटलमेंट की स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉइल एक सेमी इनफाइनाइट मीडियम है जिसके जो सरफेस एरिया, टॉप एरिया है, प्लान एरिया है, उसमें नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो केवल और केवल उसके थिकनेस की वजह से होगा, मतलब उसका जो डेप्थ है वो कम होगा। जब लोड अप्लाई किया जाएगा तो उसके एरिया में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, एरिया में चेंज नहीं होगा, केवल इसकी डेप्थ क्या हो सकती है, ऑल्टर हो सकती है। इस तरह से इसकी डेप्थ जो है वो चेंज हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे सेटलमेंट डेल एच। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज, इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा चेंज इन डेप्थ इनटू एरिया। चेंज इन वॉल्यूम ही तो होगा ये अगर आप इसको देखोगे तो, और यहाँ इनिशियल डेप्थ इनटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन एच, और इस डेल एच को हम बोलते हैं सेटलमेंट। एंड डेल वी अपॉन वी को हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस ई नॉट। तो सेटलमेंट जो है डेल एच इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट। अभी हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं यहां पर। लेट जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होता है उसको अगर हम देखें तो इट इज इक्वल टू माइनस डेल ई, माइनस साइन जो है इसके जो वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो कम होता है, उसको डिनोट कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली इसकी केवल मैथमेटिकल वैल्यू लिख रहा हूं, चेंज इन वॉइड रेशियो टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो मैंने यहां लिख दिया है लॉग स्केल पर, तो डेल ई की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर डेल ई इज इक्वल टू सी सी इंटू लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। ठीक है, इस सिग्मा 2 बार और सिग्मा 1 बार को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सी सी इंटू लॉग सिग्मा बार प्लस चेंज इन सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते ही डेल एच इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट इंटू लॉग सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार। डेल सिग्मा बार है चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अब आपसे पूछा है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए यहां पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स सीसी, बिल्कुल सही है। नाउ डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनिशियल वॉइड रेशियो, अगर इनिशियल वॉइड रेशियो बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेल एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वॉइड रेशियो, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द कंप्रेसिबल सॉइल मास, तो जितनी ज्यादा ये कंप्रेसिबल सॉइल मास की डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन जो हैं हमारे करेक्ट होंगे, तीनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन ए सॉइल इज टू। एक सॉइल पर कोहेजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने से समझ में आएगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट पूछा जा रहा है। रिड्यूस द बोथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटीज
इंक्रीज बोथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ इंटेंसिटीज। तो थोड़ा सा इसको हम अभी स्टडी करते हैं। ये जो क्वेश्चन है लेटरल अर्थ प्रेशर से है और कोहेजन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसको थोड़ा सा हमको पढ़ना है। देखो यहां पर एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन में जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया है ये अवे फ्रॉम द बैकफिल। तो यहां से बैकफिल से सिग्मा वी लग रहा है वर्टिकल स्ट्रेस और इधर लग रहा है सिग्मा एच। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डोमिनेटिंग जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है वो है सिग्मा वी। सिग्मा वी क्या है यहां पर? डोमिनेटिंग है। सिग्मा वी इज ग्रेटर देन सिग्मा एच इन एक्टिव कंडीशन। एक्टिव कंडीशन में जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से, हॉरिजॉन्टल प्रेशर से ज्यादा होगा। तो ये जो सिग्मा वी है इसको हम लिखेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 की तरह और इसको हम लिखेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 के बराबर। तो अब हम यहां देखें तो यहां पर सिग्मा 1, एक थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन को भी डिस्कस किया था, रामबाण इक्वेशन। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया था, आपसे डिस्कस किया था। नाउ अब इसमें हमको इंटरचेंज करना है, सिग्मा 1 की जगह और सिग्मा 3 की जगह इनको रिप्लेस करना है। तो सिग्मा 1 की जगह क्या रखें? सिग्मा वी वर्टिकल स्ट्रेस, और सिग्मा 3 की जगह पर रखेंगे हम सिग्मा एच, दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, और इसको हम लिख सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव कंडीशन में और पैसिव कंडीशन में डोमिनेटिंग स्ट्रेस कौन सा है, वर्टिकल स्ट्रेस है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है। देखिए यहां हमको कैलकुलेट करना है सिग्मा एच। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसफर करेंगे तो सिग्मा एच tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, इस टर्म को मैंने इधर भेज दिया तो सिग्मा वी माइनस 2c tan 45 प्लस 5/2 एंड सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा वी और 1 यह हो जाएगा यहां पर tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 माइनस 2c tan यहां हो जाएगा 45 प्लस 5/2 अपॉन tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 को हम लिख सकते हैं सिग्मा वी इज इक्वल टू, हम यहां लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 और इसको हम लिख सकते हैं 2c tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2। ये जो वैल्यू है ये किसकी है? Ka की वैल्यू है। तो सिग्मा वी इंटू Ka माइनस 2c इंटू रूट Ka, tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 Ka की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर इन एक्टिव कंडीशन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई आपकी सिग्मा एच की। ये है एक्टिव कंडीशन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक पहुंचना ही काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो ये है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर सिग्मा एच, ठीक है। तो कोहेजन की वजह से, कोहेजन बढ़ेगा तो यहां ये नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव की वजह से यहां क्या होगा, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। वहीं अगर आप यहां कंडीशन कौन सी लगा दे, पैसिव कंडीशन लगा दे, तो पैसिव कंडीशन में जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो बैकफिल की तरफ मूव करेगा। बैकफिल की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब यहां जो सिग्मा एच लग रहा है, सिग्मा लेटरल अर्थ प्रेशर जो लगा हुआ है वो डोमिनेट कर रहा है किस पर? सिग्मा वी पर, सिग्मा वी पर। तो यहां सिग्मा वी इज लेस देन सिग्मा एच और जो इक्वेशन है उसमें सिग्मा वी की जगह हम पुट करेंगे सिग्मा 3 और सिग्मा एच की जगह पुट करेंगे हम सिग्मा 1। अब आप यहां पर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार लिख के देखते हैं। सिग्मा 1 की जगह आप लिखेंगे सिग्मा एच एंड tan स्क्वायर, यहां हो जाएगा सिग्मा 3, दिस इज द सिग्मा वी, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस
2c tan 45 प्लस 5/2। क्लियर। और अगर आप इसको और थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा आपका, इसको लिखते हैं हम के पी, तो सिग्मा वी इंटू के पी प्लस 2c अंडर रूट के पी, ये इक्वेशन बनी है। जबकि एक्टिव कंडीशन में ये इक्वेशन बनी थी सिग्मा वी इंटू के ए माइनस 2c अंडर रूट के ए। दोनों में आप देखिए कोहेजन का इफेक्ट क्या आ रहा है। इसमें कोहेजन की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, लेटरल प्रेशर, और इसमें एक्टिव कंडीशन में कोहेजन की वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ कोहेजन इन सॉइल। देखो रिड्यूस बोथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, गलत। यहां पर पैसिव के केस में पॉजिटिव है और एक्टिव के केस में नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीज बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर, नहीं, एक्टिव के केस में नेगेटिव और पैसिव के केस में पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि ये दोनों में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रिड्यूस इन एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, इसको तो कम कर रहा है, बट टू इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी इसको बढ़ा रहा है, तो ये ऑप्शन अभी हमारा करेक्ट जा रहा है। इससे भी अगर कोई और इससे भी अगर और कोई मोस्ट करेक्ट आंसर आ जाए तो देखें उसको, इंक्रीजेज एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट रिड्यूसेज पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ये भी गलत है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर आपका हो गया यहाँ पर सी। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी काफी अच्छा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री if the major principal stress is 50 kilonewton per meter square at the failure and the corresponding minor principal stress will be। ये फिर वही क्वेश्चन है, सिग्मा 1 आपसे पूछा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा 3 आपसे पूछा है, सिग्मा 3 आपसे पूछा है, तो और आपको फाई दे रखा है 30 डिग्री। फाई कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। क्लियर। तो यहां पर जो आंसर आएगा, देखिए सैंडी सॉइल है इसलिए जो कोहेजन वाली टर्म है वो तो 0 हो जाएगी, और यहां पर आपसे सिग्मा 3 पूछा है, दैट इज 50 सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 30/2, और यहां हो जाएगा आपका सिग्मा 3 tan स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 45 60 डिग्री, और 60 डिग्री आपको पता है 60 डिग्री का मतलब होता है √3, दैट इज सिग्मा 3 tan स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 50/3, दैट इज कितना हो जाएगा 1, यहाँ 2 6.67, कुछ इस तरह का आंसर आएगा। तो जो वैल्यू है दैट इज 16.66 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज directly proportional to the void ratio, inversely proportional to the void ratio, directly proportional to the coefficient of compressibility and inversely proportional to the coefficient of compressibility। coefficient of volume compressibility, देखिए कुछ कई तरह के कोफिशिएंट कंसोलिडेशन में यूज होते हैं, सॉइल में यूज होते हैं, तो एक एक तरह के कोफिशिएंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले कोफिशिएंट्स को डिस्कस करते हैं, उनके बाद रिलेशन देखेंगे। ये है आपके वॉइड रेशियो E और इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। ये नॉर्मली कंसोलिडेट सॉइल के लिए कुछ इस तरह का बनता है। तो इस कर्व का इस कर्व को हम बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं वर्जिन कर्व, वर्जिन कर्व। और वर्जिन कर्व का जो स्लोप है उसको हम बोलते हैं AV, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, AV, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और जो इसका स्लोप आएगा E1 कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 बार, E2 कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा 2 बार। तो यहाँ AV इज इक्वल टू
माइनस चेंज इन वॉइड रेशो, क्योंकि क्या हो रहा है, वॉइड रेशो कम हो रहा है, एंड ड्यू टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो आपसे जो पूछा है ये पूछा है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, मतलब एमवी पूछा है आपसे, ठीक है, एमवी अभी कैलकुलेट करेंगे। नाउ इसके बाद में अगर हम इसको लॉग स्केल पर प्लॉट करें इस वर्जिन कर्व को, तो कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको, स्ट्रेट लाइन नॉर्मली कंसोलिडेट सॉइल के लिए, और यहां पर लॉग सिग्मा बार होगा, तो सिग्मा E1 लॉग सिग्मा 1 बार, E2 लॉग सिग्मा 2 बार, और इस कर्व का जो स्लोप है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन CC, दिस इज माइनस डेल E अपॉन लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। नाउ अगर हम देखें MV जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉड्यूलस या वॉल्यूम चेंज, मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम चेंज, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और EC जो है, EC क्या है, मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम चेंज या बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी मॉड्यूलस को आप डिफाइन करते हो तो चेंज इन स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस के लिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा डेल V अपॉन V, क्योंकि यहां लोड लगा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन मैंने यहां पर लगा दिया। तो बेसिकली जो EC है वो आपका ये है, तो MV हो जाएगा यहां पर, MV इज इक्वल टू ये, क्योंकि EC नीचे है तो यहां माइनस डेल V अपॉन 1 अपॉन कैपिटल V चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, डेल V अपॉन V को हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस E0। तो यहां पर इस टर्म को हम लिखेंगे माइनस डेल E अपॉन 1 प्लस E0 अपॉन डेल सिग्मा बार। और ये अगर हम देखें तो ए भी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये था आपका माइनस डेल E अपॉन डेल सिग्मा बार। तो इस पूरी इक्वेशन को MV को हम लिख सकते हैं MV इज इक्वल टू AB अपॉन 1 प्लस E0। ये है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अब इन दोनों में आपसे क्या रिलेशन पूछा है, तो हमने अभी जो रिलेशन निकाला है उसमें हमने लिखा था MV इज इक्वल टू AB अपॉन 1 प्लस E0। ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉइड रेशियो, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉइड रेशियो, यहां ठीक है, काफी हद तक मैच कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मोस्ट करेक्ट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस E0 भी आ रहा है, तो हम इसको कह नहीं सकते कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। तो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी जो है इनमें से मोस्ट करेक्ट जो होगा वो होगा, डायरेक्ट रिलेशन यहां दिख रहा है कि वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एंड दिस इज द ऑप्शन C इज मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ when the water table is close to the ground surface the bearing capacity of soil is reduced to, देखिए क्वेश्चन bearing capacity रिलेटेड है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर वाटर टेबल करेक्शन के बारे में आपसे पूछा है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर टेबल करेक्शन किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो फॉर स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फाउंडेशन, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉरी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसे दी जाती है, Q इज इक्वल टू CNC, QU इज इक्वल टू CNC QNQ एंड हाफ B गामा N गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने जनरली पढ़ा होगा, देखा होगा। अब इसमें वाटर टेबल का बहुत इम्पैक्ट आता है, तो ये दो टर्म है हमारी, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, जो सॉरी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म जो है ये वाटर टेबल के करेक्शन से फ्री है, मतलब इसमें वाटर टेबल का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि कोहेजन की टर्म है। दूसरी बात, यहाँ पर इन दोनों टर्म में हमको एक करेक्शन अप्लाई करना होता है, तो मैंने यहाँ पर करेक्शन अप्लाई कर दिए हैं, उनकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पुट कर दिया है। लेट एक तो है RQ स्टार एक करेक्शन, और दूसरा करेक्शन है
आर गामा स्टार। कौन कौन सी टर्म कब कब अफेक्ट होगी उसको हमको देखना है। तो ये फाउंडेशन है और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको पता है, लेट दिस इज डी एफ, ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन है। और इसके बाद में हमने एक और डेप्थ अज्यूम किए, कुछ जोन्स डिसाइड किए हैं, ये भी विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर है। ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, फिर विड्थ ऑफ फाउंडेशन और एक और लेवल हमने लिया है विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर। तो करेक्शन जो है, इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारे पास 3 जोन हो गए हैं। एक जोन तो है आपके पास फर्स्ट जोन जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से, मतलब फाउंडेशन लेवल से बी डेप्थ नीचे है। दूसरा है जोन 2 और तीसरा है जोन 3। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि वाटर टेबल जो है इस जोन 1 में लाई कर रही है, जोन 1 में लाई कर रही है। जोन 1 में अगर लाई कर रही है इसका मतलब वाटर टेबल की जो डेप्थ है, लेट मैं इसको बोल रहा हूं ZW, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। ZW जो है वो आपकी DF प्लस B से ज्यादा है, इससे ज्यादा है या इसके बराबर है, मतलब इस लेवल पे भी लाई कर रहा है। तो उस केस में जो करेक्शंस हमने अप्लाई किए हैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इनको हम 1-1 रखेंगे। तो यहां पर कोई करेक्शन अप्लाई नहीं करना। कोई करेक्शन अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि टर्म्स को 0 कर दें। हम यहां लिखेंगे RQ स्टार एंड R गामा स्टार को हम लिखेंगे यहां पे पुट करेंगे 1, जब वाटर टेबल इस जोन नंबर 1 में लाई कर रही होगी। अगर वाटर टेबल यहां जोन 2 में लाई कर रही है और हम कह रहे हैं कि ये जो Z सेकंड जो हमने लिखा है ZW, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ये इस जोन में लाई कर रही है, मतलब इसका हम कह सकते हैं कि ZW जो है वो किससे ज्यादा होगी, DF से तो ज्यादा होगी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से। और यहां अगर हम कहें तो इसके बराबर हो सकती है किसके, DF प्लस B के, इससे ज्यादा या कम। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वाटर टेबल जो है यहां लाई कर रही होगी। ठीक है, इस केस में अगर वाटर टेबल लाई कर रही है सेकंड जोन में, तो यहां पर केवल और केवल थर्ड टर्म में वाटर टेबल करेक्शन अप्लाई होगा। तो लेट दिस इज, इस लेवल से वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो है Z गामा, इसको हमने क्या बोल दिया, Z गामा। तो कॉम्प्लिकेटेड ना करें इसको, कंडीशंस को हम इजी रख देते हैं। हमने ये कहा कि जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल सेकंड जोन में लाई कर रही है, और सेकंड जोन में लाई कर रही है और ये फाउंडेशन लेवल से Z गामा डेप्थ नीचे है, Z गामा। तो इस केस में जब वाटर टेबल सेकंड जोन में लाई कर रही है, उस केस में हम केवल और केवल थर्ड टर्म में ही करेक्शन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में जो करेक्शन था RQ, ये तो हो जाएगा आपका 1, और R गामा जो होगा, R गामा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 1 प्लस Z गामा अपॉन B। ठीक है, Z गामा अपॉन V। अभी फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। इसके बाद में अगर वाटर टेबल यहां पे लाई कर रही है, जोन 1 में लाई कर रही है, तो ग्राउंड लेवल से मान के चलिए ये ZQ डिस्टेंस नीचे है, तो यहां पर जो करेक्शन होगा, देखिए जैसे ही हम इसमें लाई कर रहे हैं तो सेकंड टर्म में तो करेक्शन अप्लाई करना ही है, ऑटोमेटिकली थर्ड टर्म में भी करेक्शन अप्लाई करना होगा। और इस केस में जो करेक्शन है थर्ड टर्म में R गामा स्टार, ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ZQ जो है Z गामा, इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस केस में लाई कर रहा है वाटर टेबल जोन नंबर 3 में लाई कर रहा है, तो Z गामा तो हो गया 0, क्योंकि यहां तो ये Z गामा मेजर करते हैं फाउंडेशन लेवल से। तो R गामा जो हो जाएगा थर्ड टर्म में, जो वाटर टेबल करेक्शन हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में जो करेक्शन है RQ स्टार, ये हो जाएगा आपका हाफ 1 प्लस ZQ अपॉन DF। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ लेते हैं हम। क्या कह रहा है ये, व्हेन वाटर टेबल इज क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल इज क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस्ड टू। देखो,
ग्राउंड लेवल पे लाई कर रही है, बिल्कुल यहाँ लाई कर रही है। तो बेसिकली जब यहाँ लाई करेगी तो जेड क्यू क्या हो जाएगा, जेड क्यू 0 हो जाएगा। तो ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, दोनों करेक्शंस जो हैं हाफ हो गए। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो 1/2 हो जाएगी यहाँ पर दोनों केसेस में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस टू 1/2। क्लियर। तो वाटर टेबल करेक्शन कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अलग अलग लेवल में वाटर टेबल लाई कर सकती है। जोन नंबर 3 में लाई कर रही है तो सेकंड में तो करेक्शन लगेगा ही लगेगा, थर्ड टर्म में करेक्शन ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये सबमर्ज यूनिट वेट का और इफेक्टिव स्ट्रेस का है, तो आप करेक्शन ना लगाएं। और जो गामा यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे ये क्यू है, क्यू का मतलब होता है गामा इंटू डी एफ, तो जिस तरह का गामा आ रहा है उसको आप यहाँ यूज कर लीजिए। यहाँ गामा आ रहा है तो उसको वहाँ यूज कर लीजिए। सैचुरेटेड है या सबमर्ज है, आपको करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The neutral stress is transmitted through the point of contact of interconnected particles of soil। अगर इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स के थ्रू अगर स्ट्रेस ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको हम, इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर। इसी के साथ साथ ट्रांसमिटेड टू द सॉइल बेस थ्रू द पोर वाटर। अगर पोर वाटर के थ्रू स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूट्रल स्ट्रेस। जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर अबव द सॉइल मास एंड ड्यू टू द वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। देखिए न्यूट्रल स्ट्रेस का मतलब होता है जो पोर वाटर के थ्रू जो स्ट्रेस ट्रांसफर होगा उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। नाउ टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले लेयर इज, देखो टाइम फैक्टर का क्वेश्चन फिर से आया है और टीवी इज इक्वल टू CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, यही है CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। और CV यहां पर देखा है कि ए डायमेंशन लेस पैरामीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ एंड नन ऑफ दीज। देखो ये जो पैरामीटर है एक डायमेंशन लेस पैरामीटर तो है। अगर आप टीवी को इस तरह से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आप इक्वेशंस को सेट करोगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगी। डायमेंशंस को सेट करोगे तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई ये क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, जिसकी कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज में होगा और ये एक पैरामीटर है, तो ये डायमेंशन लेस पैरामीटर तो है। बट क्या परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा टाइम फैक्टर। बट क्ले है तो क्ले के लिए परमेबिलिटी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। हालांकि CV की जो वैल्यू है, CV इज इक्वल टू आप लिख सकते हो K अपॉन गामा W इंटू MV। तो यहाँ जो टाइम फैक्टर है TV इज इक्वल टू K इंटू टी अपॉन गामा W MV इंटू डी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर क्ले के लिए ये बहुत कम होती है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बहुत कम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी। क्ले के लिए तो अब क्ले के लिए वैल्यू बहुत कम है तो इसका इफेक्ट इतना नहीं आता, इसलिए जो मोस्ट करेक्ट आंसर है यहाँ पर डायमेंशन लेस पैरामीटर। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ ये तो है नहीं, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेनेज पाथ है। तो जो ऑप्शन है वो है डायमेंशन लेस पैरामीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द तरजागी इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल, जिसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट डेप्थ एंड द यूनिट विड्थ, अज्यूम NC इज इक्वल टू 5.7। देखो तरजागी के अकॉर्डिंग जो बियरिंग कैपेसिटी Q है वो अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखी थी, CNC Q एंड Q हाफ B गामा N गामा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप देखें कि सॉइल कौन सी है, सॉइल है आपकी कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल है तो कोहेसिव सॉइल के लिए जो फाई वैल्यू होगा वो 0 होगा, और जब फाई की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में N गामा जो है वो 0 हो जाता है और NQ की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो बियरिंग कैपेसिटी जो है QU इज इक्वल टू CNC प्लस Q इंटू N, Q इंटू NQ, NQ की वैल्यू है 1। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम जाएं तो आपको दे रखा है यहाँ पर कोहेजन दे रखा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ अज्यूम NC। तो
तो सी की वैल्यू दे रखी है, एनसी की वैल्यू दे रखी है, क्यू यू इज इक्वल टू सी है 5.5 एंड सी की वैल्यू है 10, तो 57। लेकिन ध्यान रखना है आपको क्यू का। तो क्यू क्या होता है? क्यू होता है आपका ओवरबर्डन प्रेशर। लेट दिस इज डी एफ, तो Q हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू गामा इंटू डी एफ, गामा इंटू डी एफ। यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास आपको नहीं गिवन है, यहां पर केवल कोहेजन गिवन है, तो उस केस में हम इसके सेफ बियरिंग कैपेसिटी पे जा सकते हैं। ये तो है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। फिर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के बाद में जो नेट बियरिंग कैपेसिटी QNU होता है, दैट इज QU माइनस Q होता है। तो हम यहाँ जा सकते हैं 5.7 इंटू 10, क्योंकि अगर यूनिट वेट ऑफ सॉइल देता तो हम इसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पे भी जा सकते थे, लेकिन इसने मेंशन नहीं किया है कि बियरिंग कैपेसिटी कौन सी है। तो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 5.7 इंटू 10, 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल इतना लिखा हुआ है बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी QU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QNU होता है QU माइनस ओवरबर्डन प्रेशर Q। नाउ आपसे पूछा जाएगा नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी QNS, तो ये होता है QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फाउंडेशन के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन लेते हैं 2 to 3, जो जनरली 2.5 यूज कर लेते हैं। एंड उसके बाद में होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी QS, दैट इज QNS प्लस Q। ठीक है, तो ये 4 बियरिंग कैपेसिटीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट, नेट सेफ और सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जा सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी नहीं दिया है, तो इस वजह से हम QNU कैलकुलेट करके यहाँ रह जाएंगे और आंसर हो जाएगा 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द यूजफुल मेथड फॉर फाइंडिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेरी प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल इज बाय मीन्स ऑफ। देखिए, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मास जो है वो किससे कैलकुलेट की जा सकती है? वेरी प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल, सॉफ्ट सॉइल है, तो कोन टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट जो होते हैं ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल तो पढ़ के जरूर जाइएगा कि CPT टेस्ट, कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक टेस्ट होता है, डायनेमिक टेस्ट होता है। तो एक होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में हम SPT वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और इसमें वैल्यू जो आती है n, फिर उस पर हम 2 करेक्शन लगाते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन लगाते हैं, वाटर टेबल करेक्शन लगाते हैं, डायलेटेंसी करेक्शन बोलते हैं इसको हम। इसी तरीके से तो ये दोनों टेस्ट तो आपके क्या है, बियरिंग कैपेसिटी को मेजर करने के। उसी के साथ साथ वेन शियर टेस्ट जो है, वेन शियर टेस्ट फील्ड टेस्ट भी है, लेबोरेटरी टेस्ट भी है, और ये हाईली प्लास्टिक सॉफ्ट सॉइल के लिए यूजफुल होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वेन शियर टेस्ट। इन तीनों टेस्ट का आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट भी पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट के यहाँ पर आपको दिखाए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द total settlement, according to the IS code, the total settlement of isolated footing for cohesive soil is should be। देखें अभी, देखिए तो यहां पर आपसे आइसोलेटेड फुटिंग के लिए पूछा है, और किस सॉइल पे है? कोहेसिव सॉइल पे है। परमिसिबल टोटल सेटलमेंट पूछा है। देखिए यहां पर आइसोलेटेड फुटिंग के लिए किले में जो परमिसिबल टोटल सेटलमेंट होता है वो 65 होता है। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपको क्या हो जाएगा, 65 mm। आपसे पूछा है आइसोलेटेड फुटिंग, उसके बाद कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले में पूछा है, तो इसका जो आंसर है परमिसिबल टोटल सेटलमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 65 mm। इसके साथ साथ आपको कुछ वैल्यूज ये भी याद रखनी है कि यहाँ टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राफ्ट के लिए टोटल सेटलमेंट जो है क्ले पर 65 से 100 mm के बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से राफ्ट के लिए टोटल सेटलमेंट सैंड पर 40 से 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है राफ्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, बस आइसोलेटेड के लिए क्ले और सैंड पर आप देख सकते हो। तो कोहेसिव सॉइल में डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और
आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। एक एंगुलर डिफॉर्मेशन के लिए भी पूछा जाता है कि जो एंगुलर रोटेशन है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग के लिए जाते हो और थोड़े बहुत डैमेज अलाउ कर देते हो तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन 1/500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सभी तरह के डैमेजेस को प्रिवेंट करना चाहते हो तो एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है, एंगुलर रोटेशन, वो 1/1000 से कम होने चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमेशा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो हमेशा 1/500 से कम होने चाहिए अगर आप माइनर डैमेज को प्रिवेंट नहीं करते हो, और अगर माइनर डैमेज को अगर आप प्रिवेंट करते हो तो 1/1000 से कम होने चाहिए एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द सेटलमेंट ऑफ ए फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन कोहेसिव सॉइल इज लेस इन द सेंटर दैट द एजेस। देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में, फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में जो कांटेक्ट प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। फुटिंग के केस में, फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में कांटेक्ट प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और सेटलमेंट जो है क्ले के लिए सेंटर पे ज्यादा होगा, और इसको काउंटर करने के लिए फिर थ्रू आउट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट प्रेशर यहां पर लगेगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है पहले हम पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल फुटिंग है, एग्जैक्टली फ्लेक्सिबल फुटिंग, कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल के केस में क्या होगा, जैसे सैंड है तो सैंड के केस में फ्लेक्सिबल फुटिंग में जो कांटेक्ट प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहना है, लेकिन सेटलमेंट सेंटर्स पे कम होगा और एजेस पर ज़्यादा होगा। इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट कांटेक्ट प्रेशर लग जाएगा। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन कोहेजन लेस सॉइल, एजेस पर ज़्यादा होगा, सेंटर पे कम होगा। तो यहाँ क्या रखा है, सेटलमेंट इज लेस इन द सेंटर दैट एट द एजेस। तो ये तो गलत हो गया। यहां जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, सेंटर पे कम और एजेस पे सेटलमेंट ज्यादा होगा। द सेटलमेंट ऑफ ए रिजिड फुटिंग ऑन कोहेजन लेस सॉइल, रिजिड फुटिंग के केस में जो सेटलमेंट है वो क्या हो जाएगा? देखो, रिजिड फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए तो जो कांटेक्ट प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, जबकि रिजिड फुटिंग के लिए सेटलमेंट जो है वो कांस्टेंट होगा। तो कोहेजन लेस सॉइल हो या कोहेसिव सॉइल हो, यहां पर ये यूनिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। तो ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आ गया। नाउ दीज सेटलमेंट, या सॉरी, जो थर्ड ऑप्शन है अपना, द सेटलमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल, देखिए फ्लेक्सिबल फुटिंग कोहेसिव सॉइल इज मोर इन द सेंटर देन द एजेस। तो सेंटर में ज्यादा होता है, सेंटर में ज्यादा है सेटलमेंट और एजेस में कम है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जो लास्ट ऑप्शन था वो इसी का था कि ऑप्शन बी एंड सी आर बोथ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हमने सेकंड ऑप्शन देखा होता, रिजिड फुटिंग होती और किले पे अगर हम इसके लिए सेटलमेंट कर्व बनाते तो सेटलमेंट कर्व तो आपका कांस्टेंट रहेगा इस तरह से। रिजिड फुटिंग है, रिजिड फुटिंग के केस में सेटलमेंट कर्व कैसा रहेगा? कांस्टेंट, और कांटेक्ट प्रेशर जो है इस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर सेंटर पे कम होगा, सबसे कम, और एजेस पे मैक्सिमम होगा। ये तो है क्ले के केस में। रिजिड फुटिंग अगर आप सैंड पे बनाओगे, मतलब कोहेजन लेस सॉइल पे बनाओगे, तो यहां पर कांटेक्ट प्रेशर तो कांस्टेंट और सेटलमेंट कांस्टेंट, और कांटेक्ट प्रेशर जो है वो सेंटर पे मैक्सिमम होगा और एजेस पे कम होगा। इस तरह का यहाँ पर एक कांटेक्ट प्रेशर डायग्राम ये बन जाएगा। तो ये सेटलमेंट कर्व है, ये कांटेक्ट प्रेशर कर्व है, डायग्राम है। ये है रिजिड फुटिंग के लिए और ये है फ्लेक्सिबल के लिए। तो इनके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है एग्जाम के टाइम पे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबल फुटिंग में कांटेक्ट प्रेशर कांस्टेंट, और रिजिड फुटिंग में यहाँ पर आप रिजिड फुटिंग में क्या कर सकते हो? सेटलमेंट को कांस्टेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द कोहेजन ऑफ द सॉइल। देखिए शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन बार 10 फाई, ये इक्वेशन होती है, बहुत जनरल इक्वेशन है, जनरलाइज इक्वेशन है। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया है इज प्रोपोर्शनल टू द कोहेजन ऑफ सॉइल, बिल्कुल कोहेजन ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। इज प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का मतलब 10 फाई, तो ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ेगा तो भी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मास बढ़ती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नाउ तो ये था आपके सॉइल मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आई होप कि इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन से आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, जिससे कि आप आपका क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें और करेक्टली अटेम्प्ट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।